हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एनईपी के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही चंडीगढ़ में जो आपका टीजीटी का एग्जाम आपका होने वाला है जून में, और जो आपका पीआरटी का एग्जाम आपका अभी हो रहा है अप्रैल के अंदर ही, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से बनाना है। पहले जो मैंने कल क्लास ली थी उसको आपने अच्छे से देखना अगर नहीं देखी है, और उसके बाद आप अपने एनईपी की क्वेश्चन जो वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कितने आपके यहाँ पर ठीक हो रहे कितने नहीं, वो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए अच्छे से। नवगठित मसौदा एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन थे? Who was the chairman of the newly constituted drafting NEP 2020? तो कल जब मैंने क्लास स्टार्ट करती सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि जो एनईपी बनी थी वो किसके नेतृत्व में बनी थी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जो कमेटी आपकी गठित हुई थी उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। ये जो है वो इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एक्स चीफ भी रहे हैं। ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ थोड़ा एडिशनल जानकारी भी यहाँ पर शेयर करूंगी कि ये जो कमेटी है आपकी, ये जो समिति आपकी फॉर्म हुई है, ये समिति आपकी कब फॉर्म हुई है? तो आप ध्यान में रखेंगे ये आपकी फॉर्म हुई है जून 2017 में। ठीक है, जून 2017 में ये कमेटी फॉर्म हुई है। इसने अपना मसौदा यानी कि जो ड्राफ्ट है एनईपी का वो तैयार करके कब दे दिया था? 31 मई 2019 को। ये डेट आप प्लीज जरूर ध्यान में रख लें। और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, इस एनईपी को एक्सेप्ट कर लिया गया था कब? तो ये डेट आपको 101% याद रखनी है, 29 जुलाई 2020 को। और आपकी नई जो एनईपी है वो क्या कहलाई? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपकी कहलाई, जो कि 34 वर्षों के बाद एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। और ये किसको रिप्लेस करने का काम करती है? तो ये रिप्लेस करने का काम करती है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिप्लेस करने का काम करती है। अगर आपसे कोई पूछे कि आजाद भारत की कितनी एनईपी आई है, कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो आप बताएंगे 3 आई है। एक है आपकी 1968, दूसरी आपकी है 1986 एंड थर्ड वन इज योर 2020 वाली। ठीक है, और 21st सेंचुरी की अगर एनईपी की बात करें तो वो आपकी सिर्फ एक ही है, जो कि एनईपी 2020 आ जाती है। मैं कल वाला चीजें एक बार फिर से आपके साथ रिवाइज कर रही हूँ। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया है। फॉर मोर अपडेट्स, यहाँ पर टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। नंबर 2 क्वेश्चन है, इन एनईपी 2020 द करंट 10+2 सिस्टम इज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। पहले का जो सिस्टम था एनईपी 2020 से पहले, वो आपका सिस्टम कैसा था? उसका जो स्ट्रक्चर था एजुकेशन का वो 10+2 का था, यानी कि पहली से 10वीं कक्षा और ये आपकी 11th और 12th, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था। पहली से नीचे कुछ भी एजुकेशन के अंदर था नहीं। अभी जो आपका स्ट्रक्चर आया है वो आपका स्ट्रक्चर क्या आया है? तो इसका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अब जो आपका स्ट्रक्चर हो गया है वो नीचे से स्टार्ट करते हैं, 5+3+3 एंड 4। ठीक है, ये जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 5 के अंदर जो आपके 3 साल है, जो 3 साल है वो आपके ईसीसी के हैं, ये जो मैंने आपको कल ही बताया था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको एनईपी के तहत जो है ऐड किया गया है। और एनईपी में जो टोटल ईयर एजुकेशन के रखे गए हैं ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो 3 से 18 साल की एजुकेशन की बात करी गई है एनईपी में, जो कि आपका स्टार्ट हो जाता है इसी 5 से। ये 5 साल है आपके। ठीक है, जो आपकी क्या स्टेज कहलाती है? ये आपकी फाउंडेशनल स्टेज कहलाती है। कौन सी स्टेज कहलाती है? फाउंडेशनल स्टेज। इसके अंदर बच्चा जो है 3 साल जो है आंगनवाड़ी में जाएगा, आंगनवाड़ी कह लो, बाल वाटिका कह लो, उसके अंदर जाएगा। और जो 2 साल है उसके, वो उसके फर्स्ट और सेकंड में बच्चा जाएगा। ठीक है, यानी कि एज जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। और ये जो है ना ईसीसी, इसको यहाँ पर एड ऑन किया गया है कि स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है ना 5 साल का, उस 5 साल के बच्चे में उसका 85% जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है बिल्कुल। और जब उसका 85% ब्रेन अगर डेवलप हो रहा है तो मतलब उसको एक अच्छे नरिशमेंट की भी उस टाइम पे जरूरत है, और उसको एजुकेशन की भी जरूरत है। तो ये एजुकेशन कहाँ पर फुलफिल होगी? प्ले स्कूल कह लो, आंगनवाड़ी कह लो, बाल वाटिका कह लो, यहाँ पर बच्चे का एडमिशन होना बहुत जरूरी है। जब वो फर्स्ट क्लास में जाएगा उससे पहले आपको बच्चे को यहाँ पर एनरोल करना ही है। ये कहना है एनईपी 2020 का। इसलिए जो बच्चे की एज एजुकेशन की वो 3 से यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। किससे स्टार्ट हो रही है? 3 से स्टार्ट हो रही है।
ठीक है, तो यहाँ पर 3 साल का आपका, इन 5 साल में 3 साल की आपकी बाल वाटिका आ गई, और जो बचे हुए 2 साल है उसमें फर्स्ट और सेकंड आ गया। और ये है आपकी कौन सी, ये आपकी प्रिपरेटरी स्टेज कहलाती है। प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि इसमें बच्चा क्या कौन सी क्लास में हो जाएगा, 3, 4th एंड 5th, 3rd क्लास में, 4th क्लास में और 5th क्लास में बच्चा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे। फिर जो ये है, ये आपकी मिडिल स्टेज है, जो आपकी टीजीटी वाली है, इसमें 6ठी क्लास में, 7th क्लास में और 8वीं क्लास में बच्चा आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ से ही 6th क्लास से ऑनवर्ड ही आपकी वोकेशनल जो शिक्षा है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। वोकेशनल मतलब स्किल्स आपको सिखाए जाएंगे, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपके कौशल को निर्धारित करेगा वो आपको यहाँ पर लेना होगा। और जो आपके लास्ट है वो आपका पीजीटी लेवल है, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट को जो है वो चूज कर सकते हो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्ट्रीम को यहाँ पर जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। तो ये 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए मैं चलूंगी ताकि आपका रिवाइज हो जाए और आपको फिर दोबारा से उसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, टीचर विल बी एबल टू टीच लेसन्स इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू ग्रेड। किस कक्षा तक, एनईपी में ये बताया गया है कि इस कक्षा तक बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाना है, आपने जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाना है। तो किस कक्षा तक की बात करी गई है, तो कल मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया था, ग्रेड 3 नहीं, ग्रेड 4 नहीं, बल्कि 5वीं क्लास तक बच्चे को हम किस में पढ़ाएंगे, बच्चे की मातृभाषा में पढ़ाएंगे, उसकी जो मदर टंग है उसमें पढ़ाएंगे, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें हम पढ़ाएंगे। और अगर जरूरत पड़े तो इसे हम 8वीं कक्षा तक यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ये जो पीडीएफ है मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी और इसके जो आंसर्स है वो भी इसके एंड में आपको मिल जाएंगे। बाय विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। कल जो मैंने क्लास आपके लिए ना, कल जो सेशन लिया हो उसमें मैंने एनईपी का कुछ भी नहीं छोड़ा है। एनईपी का मैंने हर एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया है। तो अगर किसी ने वो क्लास देखी है ना तो आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में बना सकते हो। ठीक है, तो टीचिंग के लिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो जो न्यूनतम योग्यता है, जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्या कर दी गई है, 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड अब आपकी कर दी गई है, जो कि इसी साल से स्टार्ट हो गई। आपके एडमिशन इसी साल से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके जो फॉर्म वगैरह वो फिलअप होना स्टार्ट हो गए एंट्रेंस के। तो 4 साल का 4 ईयर बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए है। और इसको अचीव करने का टारगेट वो कौन सा रखा गया, 2021 तो आपकी जा ही चुकी है, 25 आने वाली है, 28 आने वाली और 30 आने वाली है। तो इसमें आप ध्यान में रखेंगे कि 2030 का यहाँ पर टारगेट जो है वो रखा गया है कि जो मिनिमम एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए है, 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपके दिमाग में एक सवाल और आता है कि जिन्होंने पहले ही बीएड कर रखी है 2 साल की, क्या वो कैंसिल है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जो पहले अगर किसी ने 1 साल की कर रखी है, किसी ने 2 साल की रखी, कि वो आपका खत्म हो जाएगा। ये 1 साल है। अगर आप जो है इस साल अगर आप अपनी डिग्री में एनरोल करते हो तो मतलब इस साल से आगे तो वो सबको पता होता है भाई किस साल आपने करी है, वो आपके डॉक्यूमेंट में दिखाई दे जाएगा। तो उससे पहले का है तो आपकी 2 साल भी चलेगी और उसके बाद का है तो फिर आपकी 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स ही चलेगा। ठीक है, तो इसे आपको समझ लेना है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो 4th का आंसर आ जाएगा 2030। 2030 की जो डेट है वो आप एनईपी को लेकर के बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। बहुत सारे टारगेट्स 2030 के यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस करे थे और क्वेश्चन में भी आ जाएंगे। सो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी दी है? When did the Union Cabinet approve the National Education Policy 2020? मैंने जस्ट आपको पहले ही क्वेश्चन में ये बताया कि कब इसको अप्रूव किया गया है। ठीक है, मसौदा कब तैयार किया गया है? मई में किया गया था 2019 में। और इसको अप्रूव कब किया गया है तो इसको ध्यान में रखिएगा 29 जुलाई 2020 को, 29 जुलाई 2020 को इसको क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया और हमें जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमें दे दी गई। ठीक है, जिसके अंदर काफी सारे चेंजेस यहाँ पर लाए गए और ये चेंजेस एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए बहुत जरूरी थे। इसके तहत करीब करीब 2 करोड़ बच्चे जो है वो एजुकेशन की मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, मुख्य धारा में आ जाएंगे, जो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित हो रखे थे। तो यहां पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, बाय हाउ मच % टू द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड? कल जब मैंने आपको बताया था तो मैंने कल भी आपको अच्छे से बताया था कि इस पे आप
स्टार लगा लीजिए, जितने मर्जी आप स्टार लगाना चाहते हो उतने लगा लीजिए। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो यानी कि सकल नामांकन अनुपात, बच्चों का एनरोलमेंट, ठीक है। तो वो जो एनरोलमेंट है वो स्कूल एजुकेशन का भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कितना % होगा और क्या टारगेट रखा गया ये भी बताया था। और इसके अलावा हायर एजुकेशन यानी कि जो उच्च शिक्षा है उसका भी टारगेट आपको मैंने बताया था। तो जब स्कूल शिक्षा की बात आती है तो स्कूल शिक्षा में जो टारगेट रखा गया है वो 100% रखा गया है। और कब तक अचीव करने का रखा गया है? 2030 तक का। और अगर हायर एजुकेशन की बात करूं तो इसको हाफ कर लो, 50% रखने की कोशिश करी गई है और जो टारगेट रखा गया है वो 2035 का रखा गया है। इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि भाई स्कूल है, स्कूल नींव होता है और नींव आपको 100% प्रिपेयर करनी होगी, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। और 100% करेंगे तो मतलब कहां तक? 2030 तक हम जल्दी इसको अचीव कर लेंगे। और हायर एजुकेशन की बात करें तो इसको आप आधा कर दो, 50%, और अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 कर दो। मतलब मैंने ऐसे याद करा हुआ, आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो 50%, और वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, 2 बार पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो स्कूल एजुकेशन जो है वो 100% और कब तक का टारगेट है? 2030 तक का। और हायर एजुकेशन का जो टारगेट रखा गया है वो 50% कब तक का? 2035 तक का रखा गया है। अब यहाँ पर हमसे बात करी गई है हायर एजुकेशन की ही, तो हमसे ईयर नहीं पूछा गया, हमसे परसेंटेज पूछा गया है। तो ऑब्वियसली बात है हम क्या मार्क करेंगे? 50%। और देखो इसमें 100% है भी नहीं, तो आप सीधे तौर पर क्या मार्क करेंगे? डी मार्क कर देंगे 50% हायर एजुकेशन का। स्कूल का पूछा जाएगा तो आप 100% मार्क कर देंगे और 2030 जो वो टारगेट बता देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल पॉलिसी एक्ट ऑफ इंडिया इंडियन साइन लैंग्वेज फॉर टीचिंग एंड मॉनिटरिंग इज इन्वॉल्व्ड। साइन लैंग्वेज क्या होते हैं वो आप सभी को पता होगा भाई, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है, जो बच्चे डीफ होते हैं, जो बच्चे डिसेबिलिटी में आते हैं, उनके लिए साइन लैंग्वेज। और एनईपी ने जो है ऐसे बच्चों के ऊपर भी फोकस करने का काम किया है, ठीक है। तो जब भी साइन लैंग्वेज की बात हो या फिर कुछ भी हो तो मतलब स्पेशल बच्चे वो डिसेबल बच्चे हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल पॉलिसी एक्ट इंडिया, किस एक्ट के तहत बात करी गई है इसमें? तो ऑब्वियसली बात है हम एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? एनईपी 2020, यानी कि साइन लैंग्वेज के बारे में बताया गया टीचिंग के लिए बच्चों को, ठीक है, क्योंकि वो सुन नहीं सकते हैं तो उनके साथ साइन लैंग्वेज में बात करी जाती है और ये आप सभी को पता है। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग के बच्चे जो है वो शामिल है? अभी जस्ट मैंने आपको पहले स्लाइड में शायद बताया, फिर दूसरे में बताया होगा कि किस साल तक के बच्चे शामिल हैं। तो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिया था 5 का, 3 का और 4 का। और इसमें जो बच्चे की एज स्टार्ट हो रही है वो 3 साल से स्टार्ट होकर के, और यहाँ पर एज जो है वो 18 ईयर तक यहाँ पर जा रही है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ से 5 साल का है भाई, 3 + 5 कितने होते हैं? 8 साल। यहाँ पर 11 साल के बच्चे, यहाँ पर 14 साल के बच्चे, और यहाँ पर बच्चे कितने हो जाएंगे? 18 ईयर तक का। यानी कि अब जो स्कूल एजुकेशन है बच्चे के 3 साल से स्टार्ट होगी और कंप्लीट वो 18 साल हो जाएगा, तब उसकी 12वीं होगी, ठीक है। पहले नहीं था कि 16 में भी हो रही है 12वीं, किसी की 17 में 12वीं हो रही है, 18 में तो शायद किसी की होती नहीं थी क्योंकि जंप करवा देते थे बच्चों को। अभी नहीं है, अभी आपको 3 साल पहले वाटिका में, बाल वाटिका में जाना होगा, किंडरगार्टन स्कूल में जाना होगा, और जब तक आपकी उम्र 6 साल नहीं हो जाती आप फर्स्ट क्लास में एनरोल नहीं कर सकते हो, और ये 2024 में लागू हो चुका है, ठीक है। तो इसमें 3 से 18 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे एनईपी में किस उम्र के बच्चों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है, यानी कि किसकी बात करी गई है एनईपी 2020 में? तो ऑप्शन 1 कहता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की, सर्वांगीण विकास की, समग्र विकास की, ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करी गई है। तो बिल्कुल करी गई है, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, ये कभी आपका गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी गई है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करी गई है, अनुभवात्मक शिक्षा की बात करी गई है, तो इसकी भी बात करी गई है। आपको इसको जरूर ध्यान में रखना है, बच्चे अपने एक्सपीरियंस से ज्यादा करके सीखते हैं। बच्चा जब तक अपने अनुभव से नहीं सीखेगा वो लर्निंग नहीं अच्छे से कर पाएगा। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है ये भी एक बहुत पॉजिटिव टर्म है, एक पॉजिटिव वर्ड है, इसकी भी बात करी गई है। इसके अलावा पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती की बात करी गई है, रिडक्शन इन करिकुलम जो आप बच्चे पढ़ेंगे उसमें कटौती की बात करी गई है। तो अगर आपने नोटिस किया हो एनसीईआरटी की बुक सब चेंज हो गई है, क्योंकि कुछ जो जैसे मान लो 6 में, 7 में, 8 में, 9 में
इनमें ना कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है। ये किसके तहत किया गया है? ये एनईपी के तहत ही किया गया है। रिडक्शन इन करिकुलम, ये भी एनईपी का ही हिस्सा है। बच्चों के ऊपर बर्डन कम कर दिया गया है, बच्चों के करिकुलम में कटौती भी कर दी गई है, ठीक है। और मल्टीलिंग्विज्म तो है ही भाई, हम लोग बहुभाषी कंट्री है, हमारी बहुभाषी देश है, हम बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। तो 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पर लागू करने की बात करी गई है। बच्चों को मदर टंग में पढ़ाया जाएगा उनकी 5वीं कक्षा के बाद, ये भी यहाँ पर बात करी गई है। तो मल्टीलिंग्विज्म भी आ जाएगा, यानी कि एनईपी में इन सभी की वकालत की गई है, इन सभी के बारे में बात करी गई है। इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन से भी आप आराम से कर सकते हो, और आपको जहां पर दिखे कि ये पॉजिटिव वर्ड्स है तो आप उनको कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक अप कोडिंग फ्रॉम, बच्चे जो है कोडिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, कोडिंग जो है कहां से सीखने की अनुमति होगी बच्चों को। अब यहाँ पे कोडिंग का मतलब है, हम लोग वोकेशनल की बात कर रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो बच्चे के स्किल को, बच्चे के कौशल को एनहेंस करने का काम करेगा, जो उसको फ्यूचर में काम आएंगे, उसके भविष्य में काम आएंगे, जब वो अपने करियर में जाएगा, ठीक है। तो ये कहां से स्टार्ट करने की बात करी गई है? तो मैंने जस्ट पहले ही आपको बताया था कि 6th क्लास से बच्चे यहाँ पर एक सब्जेक्ट एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट लेना शुरू करेंगे, बच्चों को अलाउ होगा। वहां पर वो कंप्यूटर का ज्ञान भी रखेंगे और इसके साथ साथ वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी पढ़ेंगे। तो 6th क्लास ऑनवर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आप एक बार कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेते तो क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ईसीसी से आपसे पूछा जाता है, स्पेशली पीआरटी का अगर एग्जाम दे रहे हो तो ईसीसी को और एफएलएन को नहीं छोड़ के जाना है। मैंने कल आपके साथ डिस्कस करा था, अभी भी थोड़ा आपको बता देती हूँ कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि शुरुआती बचपन, देखभाल और शिक्षा। ये आप हिंदी में कर सकते हो, मतलब है ये शुरुआती बचपन, देखभाल और शिक्षा। शुरुआत में जो बच्चे का 85% ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है 5 साल की उम्र तक, और अगर 5 साल की उम्र तक ये डेवलप हो रहा है तो मतलब बच्चे को एक अच्छे न्यूट्रिएंट की, एक अच्छे देखभाल की आवश्यकता है, बच्चे को इस टाइम पे एजुकेशन की आवश्यकता है। आप बच्चे को फर्स्ट क्लास में एंटर कर रहे हो, एम्प्टी माइंड से एंटर नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बच्चे को आंगनवाड़ी में या फिर बाल वाटिका में यहाँ पर एंटर करवाना होगा, ताकि बच्चा जो है वहां पर बेसिक चीजें सीख पाए। प्ले बेस्ड एक्टिविटी होती है, वहां पर खेल खेल में बच्चों को चीजें जो है वो सिखाई जाती है, बेसिक चीजें यहाँ पर बच्चे को सिखाई जाती है। तो ईसीसी को आप यहाँ पर ऐसे ध्यान में रख सकते हो। और अगर बात करें एफएलएन की तो वो होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी का मतलब होता है आधारभूत जो आपकी साक्षरता है और आपको जो अंकों का ज्ञान है वो आ जाना चाहिए। एफएलएन का टारगेट ये है कि आपको जो है ग्रेड 3 तक बच्चे को, और ये जो टारगेट रखा गया है वो 2025 तक का रखा गया है। 2025 तक जो है बच्चे को ग्रेड 3 में एंटर करने से पहले उसको बेसिक लिखना, पढ़ना और मैथमेटिक्स स्किल बच्चे को आ जानी चाहिए, यानी कि बेसिक उसको लिखना आ जाए, उसको पढ़ना आ जाए और उसको नंबर के साथ प्ले करना आ जाए। यही आपका एफएलएन है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि ग्रेड 3 से पहले आपसे पूछा जाता है कि किस कक्षा से पहले एफएलएन आपका अचीव हो जाना चाहिए है, तो एफएलएन आपका ग्रेड 3 से पहले यहाँ पर अचीव हो जाना चाहिए, और इसका टारगेट भी 2025 यहाँ पर रखा गया है। तो 11वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कैसी लग रही है आपको क्लास, कैसे लग रहे क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes as the medium of instructions across the nation। ये क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर भी आया है। ये कह रहा है कि आप पढ़ाएंगे तो किस मीडियम में पढ़ाएंगे, आपका पढ़ाने का मीडियम हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, संस्कृत होगा या फिर आपका मदर टंग होगा। तो प्राइमरी की बात करी गई है तो ऑब्वियसली क्लास 5 आ जाएगा इसमें। तो आपकी जो होम लैंग्वेज है, जो आपका घर में बोले जाने वाली भाषा है, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, जो आपकी मातृभाषा है, जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, वो आपकी यहाँ पर जो है इस आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहेगा। तो टीचर ये सभी मेक श्योर करें कि बच्चे को मदर टंग में यहाँ पर पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन,
13 क्वेश्चन कहता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोपोजेस दैट एजुकेशन शुड बी, एनईपी 2020 बताता है कि आपकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए है। तो फोकस्ड ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, अभ्यास पर आधारित होनी चाहिए है, या फिर इंक्वायरी बेस्ड होनी चाहिए है और डिस्कवरी ओरिएंटेड होनी चाहिए। बच्चा जो है क्वेश्चन से पूछ पाए, बच्चा खुद से इंक्वायरी करके आंसर्स जो है कर पाए, बच्चा खुद से कोशिश कर पाए, हैंड ऑन सारी चीजें कर पाए, डिस्कवरी करना, बच्चा जो आ जाए भाई कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो डिस्कवरी करे, सिर्फ किसी पर बेस्ड ना हो कि भाई वो बता देगा तो मैं कर लूंगा, वो खुद से करने की कोशिश करे, डिस्कवरी ओरिएंटेड। या फिर टेक्स्ट बुक और टीचर सेंटर्ड, तो कभी भी अगर शिक्षक केंद्रित आ जाए ना तो हमेशा उसको नेग्लेक्ट करके चलिएगा। या फिर हम सिर्फ एग्जाम्स के लिए सीखते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। हम अभ्यास पर आधारित भी नहीं सीखते हैं, बल्कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो एक बहुत ही पॉजिटिव लाइन है कि बच्चा जो है इंक्वायरी करना सीखे, ठीक है, अन्वेषण प्रेरित हो और खोज उन्मुखी। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सॉरी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14th क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस पेडागोजिकल शिफ्ट फ्रॉम, एनईपी एक शिफ्ट करती है, किससे और किस तक एक वो शिफ्ट करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म से बिहेवियरिज्म पे शिफ्ट करती है, कंस्ट्रक्टिविज्म से बिहेवियरिज्म पर शिफ्ट करते हैं, या फिर रोट लर्निंग से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर शिफ्ट करती है। तो अगर कल की किसी ने क्लास देखी है तो आप इसको आराम से मार्क कर सकते हो। या फिर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ड्रिल और प्रैक्टिस पर बेस्ड करती है। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि एफए से एसए पर शिफ्ट करना बोलती है। तो एफए से एसए तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका बेस्ट असेसमेंट होता है, क्योंकि आप इसमें टाइम बच्चे को असेस करते रहते हैं। एसए का तो मतलब है कि आप बस उसको एग्जाम में असेस कर रहे हो और बाद में कोई कुछ ऑप्शन बचता ही नहीं है, अगर उसको बच्चे को नहीं आया तो मतलब नहीं आया। और एफए का मतलब ये है कि बच्चे को आप साथ साथ में पढ़ाते रहते हो, साथ साथ में उसकी समस्या को सॉल्व करते रहते हो, तो एफए आपका बेस्ट होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। ड्रिल और प्रैक्टिस, खोजबीन आधारित से ड्रिल और प्रैक्टिस भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि जो आपकी शिफ्ट है वो आपकी रोड लर्निंग से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर शिफ्ट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। रटन की प्रक्रिया पर फोकस नहीं करता, बच्चे कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए, बच्चे को जो वैचारिक नॉलेज है, बच्चे की जो वैचारिक सोच है वो बच्चे की उत्पन्न हो पाए, तो इस पर यहाँ पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं, आप इनको 2-3 बार भी पढ़ते हैं ना तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ऐसा आ जाता है कि ये ऑप्शन ही सही होगा, ये तो सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, Which of the following statement is not correct in the context of holistic 360-degree multi-dimensional report? देखो कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना, मैंने परख की बात करी थी। ठीक है, किसकी बात करी थी? परख की, ये P है, PARAKH। ठीक है, परख क्या है आपका? एक असेसमेंट बॉडी है, एक आंकलन की एक ऐसी बॉडी यहाँ पर बनाई गई है जो बच्चा क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, उसको परखने का काम करता है। ठीक है, तो परख की फुल फॉर्म आपको ध्यान में होनी चाहिए है। पी से होता है आपका परफॉर्मेंस, ए से होता है असेसमेंट, आर से होता है रिव्यू, ए से होता है एनालिसिस। एनालिसिस किसका? नॉलेज का, और किसके लिए? बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो परख का फुल फॉर्म आपको जरूर ध्यान में होना चाहिए। और परख के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि बच्चे का जो असेसमेंट है वो कैसा होना चाहिए है, 360 डिग्री यहाँ पर बच्चे का एक जो रिपोर्ट कार्ड है वो यहाँ पर होना चाहिए कि बच्चा सिर्फ, आप बच्चे को सिर्फ इस बात पर नहीं जज कर सकते हो कि उसके एग्जाम में कितने नंबर आ रहे हैं, आप उसको हर एस्पेक्ट में जज करने की कोशिश करेंगे। आप टीचर असेसमेंट भी करेंगे, पीयर असेसमेंट भी करेंगे, बच्चे का सेल्फ असेसमेंट भी होगा, उसको हर क्षेत्र में आप जांचने की कोशिश करेंगे। तो 360 डिग्री यहाँ पर बताया गया है बच्चे का होलिस्टिक असेसमेंट। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होता है 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, यानी कि सर्वांगीण उन्नति कार्ड 360 डिग्री, 360 डिग्री, कहीं से भी नहीं छूटेगा। 360 डिग्री मतलब सब कुछ नहीं छूटेगा। तो इसकी बात करिए कि कौन सा करेक्ट नहीं है, ये भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नॉट करेक्ट मतलब एक लाइन कोई नेगेटिव मिलेगी इसमें ऑप्शन में। Which of the following statement is not correct in the context of this for assessment of student in NEP 2020? आपको कोई एक नेगेटिव लाइन छाटनी है इसमें से, बस इतना ध्यान में रखो क्योंकि इसमें नोट लिखा है। The report will include self and peer assessment। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इस रिपोर्ट में सेल्फ असेसमेंट भी होगा, इस रिपोर्ट में पीयर असेसमेंट भी होगा, तो ये तो सही है। This report will include progress of students in the सारे ही डोमेन्स में, कॉग्निटिव भी, अफेक्टिव भी, साइकोमोटर डोमेन सभी में ही होगा,
ये भी सही बात है, क्योंकि सारे एस्पेक्ट हमने बच्चे के देखने हैं। उसका संज्ञानात्मक एस्पेक्ट भी देखना है, पहलू भी देखना है, उसका भावात्मक पहलू भी देखना है, और उसका साइकोमोटर डोमेन भी आपने चेक करना है। तो ये भी सही है। रिपोर्ट विल फॉर्म एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन होम एंड स्कूल। स्कूल और घर के बीच में एक लिंक करने का काम भी करता है। भाई अगर रिपोर्ट बनेगी तो भी से बात है, पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे पीटीएम वगैरह में, तो वो एक लिंक भी करती है उस चीज को। रिपोर्ट विल फोकस ऑन इंडिविजुअल वर्क ओनली जहां भी आ जाए वो लाइन आपकी कभी भी गलत नहीं, कभी भी सही नहीं हो सकती है। तो ये कह रहा है कि सिर्फ इंडिविजुअल पर फोकस करता है, इंडिविजुअल वर्क पर फोकस करता है, नॉट इंक्लूड ग्रुप वर्क। तो ये बिल्कुल ही आपकी एक गलत लाइन है, ठीक है। बाकी जो है आपके ये सही है इन द कंटेक्स्ट ऑफ 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ठीक है। तो 15 का क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। तो आप ऐसे भी, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे भी अपनी चीजों को आराम से बना सकते हैं, बस अपने आप को जो अपना थ्योरी पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार एनसीएफएससी का मतलब है। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनसीएफएससी स्टैंड्स फॉर। आपने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में उसकी ही लेकर के आऊंगी। एनसीएफ 2005 जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एनईपी में आपके करिकुलम को तो फ्रेमवर्क हम लोग करते ही हैं, तो इसको हमने पढ़ना है। तो इसमें कहा गया है कि एनईपी के 2020 के अनुसार एनसीएफएससी होता क्या है। देखो एनसीएफ तो होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अब एससी क्या है, तो ये बहुत ही सिंपल है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। यानी कि जो करिकुलम का फ्रेमवर्क हो रहा है, जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा यहाँ पर तैयार की जा रही है वो स्कूली शिक्षा के लिए यहाँ पर, तो इसका जो फुल फॉर्म है आप ध्यान में रखेंगे एनसीएफएससी है, ठीक है। और एनसीएफ को क्रिएट करने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, एनसीईआरटी के द्वारा। और ऐसा नहीं है कि एनसीएफएससी ही है, अडल्ट के लिए भी होता है, हायर एजुकेशन के लिए भी करिकुलम फ्रेमवर्क यहाँ पर डिजाइन किए जाते हैं। तो 16 के अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में आप पढ़ लो, मैंने यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करी है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन एनसीएफपीएससी हैज बीन डेवलप्ड बेस्ड ऑन द विजन ऑफ एनईपी 2020 का इस हिस्सा है ये, और इसको प्रिपेयर करने का काम एनसीईआरटी के द्वारा किया जा रहा है। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो उद्देश्य है वो आप ध्यान में रख सकते हो, हिंदी वाले यहां से पढ़ सकते हैं। डेवलपिंग करिकुलम यानी कि इसमें कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जो ये बताती है कि आप करिकुलम को, पाठ्यचर्या को आप कैसे निर्धारित करेंगे, कैसे विकसित करेंगे, टेक्स्ट बुक को कैसे क्रिएट करेंगे, टीचिंग प्रैक्टिसेस की बात करी गई है इसके अंदर एनसीएफएससी के अंदर, ठीक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि मूविंग अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, बच्चा रटे ना चीजों को, बच्चा कंसेप्ट को अच्छे से पढ़े और रटे ना, और लिंकिंग एजुकेशन जो शिक्षा है उसको वास्तविक जिंदगी से कनेक्ट करते हुए हम बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करें। जब तक वो बच्चा जो है अपनी वास्तविक जिंदगी के साथ कनेक्ट करेगा, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ पढ़ेगा, तो उसके दिमाग में ज्यादा अच्छे से वो चीजें बैठ पाएंगे। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, इसका उद्देश्य एनसीएफ का ये है कि एग्जामिनेशन जो आपका मूल्यांकन प्रक्रिया है वो लचीली बनाने की कोशिश करी गई है, मोर फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। तो आपसे कई बार ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि एग्जामिनेशन को रिजिड बनाना चाहते हैं या फिर फ्लेक्सिबल, तो आप रिजिड पे नहीं जाएंगे, आप किस पे मार्क करेंगे, फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चे अच्छे से सीख सके। एनरिचिंग द करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक का मतलब होता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही बच्चा सीमित ना रहे, वो किताब की दुनिया से बाहर जाके भी चीजों को सीखे, रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए चीजें सीखे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेते हुए सीखे, सिर्फ उतना ना पढ़े जो किताब में दिया गया है, बाहर तक उसके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव है इनका। एनसीएफपीएससी एम टू मेक लर्निंग एंजॉयबल, बच्चा एंजॉय करते हुए सीखे, इंटरेस्ट रखे, लर्निंग आपकी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चे को केंद्र में रखे हुए होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंट होनी चाहिए, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करे, यानी कि बच्चा जो है पूछने की हिम्मत भी जताए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ने जो बता दिया वही उसके ऊपर इंपोज कर दिया, वो उससे ही वो इन्फ्लुएंस हो गया, बच्चा पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक भी फील करे क्लास में। तो ये पूरा एक ऑब्जेक्टिव है एनसीएफ का, तो जो आपने ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा एनसीएफएससी तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन हो गया, इसके जो है 4 पार्ट है एनसीएफ के। एनसीएफ के 4 सेक्शन है यहाँ पर। एक है आपका स्कूल एजुकेशन जो हमने पढ़ा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। दूसरा है एनसीएफ फॉर
अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि फाउंडेशनल स्टेज है एनईपी में, हमने बताई ना 3 से और जो 6 वर्ष के बच्चे वो ईसीसी के अंतर्गत आते हैं, मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एनसीएफ ECCE, यानी कि एक एनसीएफ इन बच्चों के लिए भी होगा, और इनको पढ़ाने वाले टीचरों के पास सर्टिफिकेट होगा, ECC क्वालिफाइड टीचर्स होंगे जो कि अभी स्टार्ट होना हो गए हैं, ठीक है, इनके कोर्सेज वगैरह स्टार्ट हो रखे हैं। एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन, भाई टीचर को भी तो बताना है ना कि आपको कैसे सारी चीजें करनी है, और एनसीएफ फॉर अडल्ट एजुकेशन, ठीक है। तो ये आप 4 पार्ट अपने दिमाग में थोड़ा सा बिठा सकते हो, ताकि अगर आपसे पूछे जाए तो आप ध्यान में रख ले। हमने ऊपर पढ़ा है स्कूल एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। According to NEP policy 2020, the motivation and empowerment of teachers is required to ensure the best possible future for children and nation। बिल्कुल सही बात है। To envision this, it suggests to start opportunities like CPD। इसको पढ़ना गलत मत पढ़ लेना, कभी इसको सीडीपी पढ़ बैठो, है ना, ये सीडीपी नहीं है, ये क्या है, ये सीपीडी है। तो सीपीडी का मतलब क्या होता है, पहले तो क्वेश्चन समझो अच्छे से कि टीचर को टाइम टू टाइम मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट, देखो सबको पड़ती है मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट। अगर आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो तो अगर आपको कोई टाइम टाइम मोटिवेट करता रहे, आपका उत्साहवर्धन करता रहे, तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। हालांकि आपको पता है आपको अपने सिलेबस को कैसे करना है, एक टीचर को भी पता है भाई अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, लेकिन अगर साथ के साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम टीचर्स के लिए रख लिए जाए, कुछ ऐसे सेमिनार टीचर्स के लिए रख लिए जाए जो उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करे कि आप अपने बच्चे को इफेक्टिव तरीके से बढ़िया एग्जांपल्स देते हुए बहुत बढ़िया तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं। तो यही है ये कि हमें टीचर्स को मोटिवेट करना होगा ताकि वो बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर यहाँ पर बच्चों के लिए क्रिएट कर सके, और इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लाई गई है जो कि सीपीडी है। किसके लिए है ये सारी चीजें, टीचर्स के लिए है। तो सीपीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो सीपीडी का फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, यानी कि सतत व्यवसायिक विकास है। अब ये होता क्या है सतत व्यवसायिक विकास, तो आप ध्यान में रखेंगे ये सारी चीजें टीचर्स के लिए है और टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए है। आप इनको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई कंपनी वगैरह होती है उसमें जो एम्प्लॉय वगैरह काम करते हैं उनके लिए टाइम टाइम वर्कशॉप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनको सेमिनार का जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो उनको धीरे धीरे चीजें और बढ़िया तरीके से प्रोवाइड की जाती है। ऐसे ही टीचर्स के लिए भी हो सकता है, कोई स्टाफ मीटिंग हो गई, भाई स्टाफ में जो मेन है स्कूल का उन्होंने मीटिंग रख ली, उन्होंने थोड़ा सा हौसला अफजाई कर दी, या फिर कोई सेमिनार रख लिया, या फिर कोई एक ऐसा कुछ दिन का कुछ 10, 20, 50 डेज का कोई एक ऐसा कोर्स लॉन्च कर दिया जिसके सर्टिफिकेट भी टीचर को मिले। तो इससे क्या है कि टीचर को वैसे तो पता है कैसे पढ़ाना है, लेकिन अगर ये चीजें टीचर्स के साथ होंगी तो वो और ज्यादा मोटिवेट होंगे, वो और ज्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो सीपीडी यही है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स की हो रही है और कॉन्टिन्यूअस हो रही है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सतत व्यवसायिक विकास है। तो यही चीजें हैं ये, इनको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18th क्वेश्चन पर चलिएगा। What is the objective of the NEP 2020 regarding foundational literacy and numeracy in early childhood and education? यहाँ पर FLN की बात करी गई है और FLN का टारगेट मैंने आपके साथ बताया था भाई 2025 तक बच्चे को एक जरूरी जो अंक ज्ञान है, जरूरी जो पढ़ना लिखना वो आ जाना चाहिए। किस ग्रेड तक आ जाना चाहिए, ग्रेड 3 कक्षा 3 तक जो है वो आ जाना चाहिए, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब ऑप्शन में देख लो क्या कहता है, टू डिले, देखो डिले तो करना ही नहीं है, FLN को इंट्रोडक्शन करने में डिले तो करना ही नहीं है, तो ये तो गलत ही ऑप्शन है। टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन रोड, मैम कितना गलत ये ऑप्शन है, ये भी आप कैसे कर सकते हो इसको। टू एंश्योर दैट एवरी स्टूडेंट अचीव FLN बाय द एंड ऑफ, ये बिल्कुल सही है। जस्ट मैंने आपको बताया कि FLN को अचीव करने का टारगेट जो रखा गया है कि कक्षा 3 तक बच्चे को बेसिक पढ़ना लिखना और अंक का ज्ञान आ जाना चाहिए, ये है FLN का मतलब। टू मेक फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ऑप्शनल, ऑप्शनल तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके वहां पर भी बहुत आराम से सॉल्व होंगे, बस आप पे अपना कंसेप्ट जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी, आप वहां पर अच्छे से इनको पढ़ भी सकते हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज बेस्ड ऑन पिलर्स, देखो पिलर्स की मैंने बात करी थी कि कुछ आधारभूत स्तंभों पर जो है हमारी NEP टिकी हुई है। ये स्तंभ कौन से हैं और कितने हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे ये जो स्तंभ है वो 5 स्तंभ है। कितने स्तंभ है, 5 स्तंभ है। और ये स्तंभ भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए हैं, जिसमें आपके एक्सेस आ जाता है,
क्वालिटी आ जाती है, इक्विटी आ जाती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए इंक्लूड करा है एक्सेस यानी कि पहुंच, शिक्षा की पहुंच हो सभी तक। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, अगर आप बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो ऐसे ही ना हो खामखाए, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। इक्विटी यानी कि समानता की बात करी गई है। अफोर्डेबिलिटी मतलब सामर्थ्य की बात यहाँ पर करी गई है, सामर्थ्य। और सामर्थ्य में क्या आ जाता है भाई, 3 से 18 वर्ष के बच्चों को एजुकेशन की बात करी गई है, एनईपी यहाँ पर बात करता है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, ये सब कल मैंने आपके साथ डिस्कस करा था। तो ये 5 पिलर्स हैं जो आपको जरूर पढ़ लेने हैं। ठीक है, ये 5 पिलर्स आपको जरूर पढ़ लेने हैं। ये आपसे पूछे जाते हैं, आपसे नाम भी पूछे जा सकते हैं, कितने पिलर है यही नहीं पूछे जाएंगे, तो आप आराम से बता दोगे। तो आप ध्यान में रखेंगे, आपको नाम भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया गया है? Which of the following has not been promoted by NEP 2020 के द्वारा किसको प्रमोट नहीं किया गया है? जब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी वाले बच्चों की बात करें तो उनके एजुकेशन के रिगार्डिंग किसको प्रमोट नहीं किया गया है, यानी कि आपको कोई एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर छांटना है, वही आपका आंसर होगा। एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात बिल्कुल करी गई है। ठीक है भाई, आपने बाला पढ़ा होगा ना, BALA, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग को ही लर्निंग का माध्यम बना दो भाई। स्कूल में बहुत सारे आपने देखोगे दीवारों पर बहुत सारे मैथमेटिक्स फॉर्मूला लगा देते हैं, पिक्चर्स में बता देते हैं, है ना, प्लांट के बारे में बता देते हैं। तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड और 1-on-1 टीचर्स फॉर ट्यूटर्स, टीचर्स एंड ट्यूटर्स, तो ये भी बिल्कुल सही बात है भाई। जिन बच्चों में डिसेबिलिटी है, जो बच्चे स्पेशल बच्चे हैं, उनको आप अच्छे से ट्रीट आपको करना है भाई। 1-on-1 टीचर्स तो उनको होना ही होना चाहिए। तो कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन ये कोई जरूरी बात नहीं है। और सुटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, यहाँ पर तकनीकी का भी इस्तेमाल आप उनके लिए जरूर कर पाए। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर अजीब है कि कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बच्चे सब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी गई है, स्पेशल एजुकेशन की नहीं, बल्कि किसकी, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी गई है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा की यहाँ पर बात करी गई है। कोई भी बच्चा हो, चाहे नॉर्मल बच्चा हो चाहे स्पेशल बच्चा हो, सब बच्चे एक ही क्लासरूम में एक ही छत के अंदर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे आप उनको अलग कोने में जाके डाल दोगे, ऐसा नहीं होगा। तो कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन की बात नहीं करनी है। तो इसलिए 20 का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। यही थे आपके क्वेश्चंस और ये यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ पर आंसर्स इंक्लूड कर दिए हैं। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम मेरा इसी सेम नेम से है, टीचिंग गोल्स, आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, टीचिंग गोल्स नाम से आपका मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां पर आप ये PDF ले सकते हो। मैं जस्ट इस क्लास के बाद ही इसको वहां पर डाल दूंगी। कैसा लगा इसको सेशन, आपको पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। जब तक एग्जाम नहीं होगा मैं आपके साथ ऐसी सीरीज क्वेश्चंस की और साथ ही कंटेंट की लाती रहूंगी। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज करना ना भूलें। सीट आप अगर सीटेट वाले हैं, कोई भी एग्जाम हो, NEP हमेशा हर जगह आती है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।